सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए खुशखबरी है कि आज से हम 360 प्रश्नों वाली एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, साथ ही साथ सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत के पेपर में दो तरह से प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न आता है अनुच्छेद का और 15 प्रश्न आता है शिक्षण अर्थात पेडागॉजी का। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुच्छेद वाले प्रश्न को देखेंगे। तो ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 लिखा हुआ है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे दिए गए 9 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सर्वप्रथम अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे पेपर में आप 2 से 3 मिनट से ज्यादा अनुच्छेद पढ़ने में ना दें। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको अनुच्छेद इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो ट्रिक बताएंगे कि आप जल्दी से जल्दी अनुच्छेद से उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आप बिना अनुच्छेद को देखे भी उस प्रश्न के उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि सफल वही होता है जो रणनीति बनाकर काम करता है। तो पहले हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् ग्रामे एको निर्धना कृषको अवसत। किसी गांव में एक निर्धन कृषक रहता था। निर्धने अपि, निर्धन होते हुए भी, सह सत्यप्रायणो दयावान च आसीत। वह सत्यप्रायण और दयावान था। एकस्मिन् दिने, एक दिन, यदा सह, जब वह, स्वक्षेत्रेषु पर्यटन, अपने खेत में घूम रहा था, सस्यम अवलोकयत, और फसल को देख रहा था, सह निराशः संजातः, वह निराश हो गया। वृष्टि अभावेन सस्यम अतीव दुर्बलम आसीत। वृष्टि अर्थात बरसात के अभाव से फसल अत्यंत दुर्बल हो गई थी। सो अचिंतयत, उसने सोचा, अन्नम तु स्वल्पम एव भविष्यति, अन्न तो थोड़ा ही होगा। क्यों थोड़ा होगा बच्चों? क्योंकि वृष्टि नहीं हुई थी। परिवारस्य निर्वाह कथम भविष्यति, हमारे परिवार का निर्वाह कैसे होगा। एवं चिंतयन, इस प्रकार चिंतन करता हुआ, यदा, जब, सह क्षेत्रेषु आभ्रमत, जब वह खेत में घूम रहा था, तदा तेन स्वक्षेत्रस्य पार्श्वे, तभी वह अपने खेत के बगल में, बीथो, गली में, कश्चित् जनो दृष्टः, किसी व्यक्ति को देखा। सा जनः, वह व्यक्ति, साधारण वेशियो अपि, साधारण वेशभूषा में भी, तेजस्वी प्रातीयत, तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। कृषकः, किसान, तम जनम अस्पृष्टवा अजानत, किसान ने उस व्यक्ति से पूछकर जाना, यत कि सहस्रांतो भूत्वा पतितवान, वह थक करके गिर गया था। मूर्छितश्चा अभवत, और मूर्छित हो गया था। कृषकः, किसान, तम, उसको, जल बिंदु भी असिंचयत, किसान ने उसके ऊपर जल की बूंदे डाली। जल बिंदु सेकेन तस्मिन जने शनै शनै चेतना समागता, पानी की बूंद पड़ने से उस व्यक्ति में चेतना आ गई। तस्य मुखात जलम इत शब्दः कृच्छेण निसृतः, उसके मुख से जल, यह शब्द कठिनाई पूर्वक निकला। कृच्छेण, कठिनाई पूर्वक। कृषको अवगच्छत, कृषक ने समझा, यज्जनो अयम पिपासितो अस्ति, यह व्यक्ति प्यासा है। सह शीघ्रमेव जलम आनीय, वह शीघ्र ही जल को लाकर, तस् जनस पिपासाम समतोषयत, उस व्यक्ति की प्यास को शांत किया। सह जनो अवदत, उस व्यक्ति ने बोला, भद्र, हे महानुभाव, अहम कृतज्ञो अस्ति, मैं कृतज्ञ हूँ। तो प्रयासेन, तुम्हारे प्रयास के द्वारा, सह चेतनो अभवम, मुझ में चेतना आ गई है। मार्ग श्रांत्याः पिपासितो अहम जल अन्वेष्टुम अत्र समागतवान, मार्ग की थकावट से प्यासा होकर मैं जल को खोजता हुआ यहाँ आया था। भद्र, हे महानुभाव, बुभुक्षितो अपि अस्मि, मैं भूखा भी हूँ। यद किंचित भोजनम वर्तते, यद थोड़ा भोजन है, तदा दीयताम, तो दे दीजिए। कृषकेण स्वाभोजनम अपि तस्मै दत्यम,
किसान ने अपना भोजन भी उसे दे दिया। प्रसन्नो भूत्वा सा जनो आब्रवीत, प्रसन्न होकर उस व्यक्ति ने कहा, भद्र हे महानुभाव, तौ सेवया अतीव संतुष्टो अस्मि, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। याचस्व यद किंचित इष्यते, मांगो जो आप थोड़ा भी हमसे चाहते हो। अहम वाराणस्याः निरपो अस्मि, मैं वाराणसी का राजा हूँ। लोक दशाम ज्ञातुम साधारण वेशे भरमामि, संसार की दशा को ज्ञात करने के लिए मैं साधारण वेश में भ्रमण कर रहा हूँ। अर्थात जो व्यक्ति मूर्छित हुआ था वह वाराणसी का राजा था। तद वचनम श्रुत्वा कृषको विश्वासम न अकरोत, उसके वचन को सुनकर किसान को विश्वास नहीं हुआ। परंतु शिष्टाचार वसात प्रतिवादम अपि न करोत, परंतु शिष्टाचार के कारण, किसके कारण? शिष्टाचार के कारण उसने प्रतिवाद नहीं किया, यानी उसका विरोध नहीं किया। सह विनम्रतया प्रणम्य अवदत, वह विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और बोला, भद्र हे महानुभाव, इदानीम तो भवान मम अतिथि अस्ति, इस समय आप हमारे अतिथि हैं। अहम किंचित अपि याचितुम न इच्छामि, इसलिए मैं अपने अतिथि से कुछ भी मांगना नहीं चाहता हूँ। यदा आवश्यकता भविष्यति, जब आवश्यकता होगी, तदा अहम भवताम राजप्रसादम एव गमिष्यामि, तब मैं आपके राजमहल में आ जाऊंगा। सह जना प्रसन्नो भूत्वा, वह व्यक्ति प्रसन्न होकर के कृषकम निमंत्रणम दत्वा, कृषक को निमंत्रण दे करके गतवान चला गया। कृषको अपि स्वकार्ये दत्त चित्तो अभवत, और किसान भी अपने कार्य में लग गया। तो ये था बच्चों आपका पैसेज। इसको आपको 2 मिनट में सरसरी निगाह से पढ़ना होता है। उसके बाद आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, केन कारणेन कृषकः निराशः संजातः, किस कारण से किसान निराश हो गया था? पहला है, कृषकस्य कृषि योग्य भूमि स्वल्पः आसीत्, किसान की कृषि योग्य भूमि थोड़ी थी। दूसरा है, वृष्ट भावेन सस्यम अतीव दुर्बलताम आसीत, वृष्ट अभाव से अर्थात बरसात न होने से उसकी फसल अत्यंत दुर्बल थी। तीसरा है, परिवार जनः दुखिना आसन, परिवार के लोग दुखी थे। चौथा है, प्रतिवेशिना कृषकाः सुखिना आसन, कि उसके बगल वाला किसान सुखी था। तो बताओ बच्चों, पैसेज के अनुसार इसका कौन सा उत्तर होगा? बहुत सही, इसका उत्तर होगा दूसरा, वृष्ट अभावेन सस्यम अतीव दुर्बलताम आसीत, बरसात के कारण उसकी फसल अत्यंत कमजोर थी, इसलिए किसान निराश था। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, मूर्छित जने चेतना कथम समागता, मूर्छित व्यक्ति में चेतना कैसे आई? पहला है, कृषकस्य हस्त स्पर्शेन चेतना समागता। दूसरा है, कृषकस्य बहुभी प्रयत्नैः चेतना समागता। तीसरा है, जल बिंदु सेकेन चेतना समागता। और चौथा है, मृदः स्पर्शेन चेतना समागता। तो कौन सा उत्तर है, जल्दी बताइए। बहुत सही, इसका उत्तर है तीसरा, जल बिंदु सेकेन चेतना समागता। तीसरा प्रश्न है आपका, केन कारणेन सस्यम दुर्बलम आसीत, किस कारण से फसल कमजोर थी? पहला है, वृष्ट अभावेन। दूसरा है, सूर्य आतपेन। तीसरा है, क्षेत्र अभावेन। और चौथा है, पशु नाम उपद्रवेण। तो फसल क्यों दुर्बल थी? बहुत अच्छे, पहला उत्तर होगा इसका, वृष्ट अभावेन, बरसात नहीं हुई थी इसलिए फसल कमजोर थी। चौथा प्रश्न है, कृषक केन कारणेन किंचित अपि याचितुम न इच्छत, किसान ने किस कारण से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं की? पहला है, कृषक जन्म प्रति अतिथ भावनया किंचित अपि याचितुम न इच्छत। दूसरा है, कृषकः लुब्धा न आसीत्। तीसरा है, कृषकः त्याग भावनया किंचित अपि न इच्छत। और चौथा है, संकोचेन कृषकः किंचित अपि न इच्छत। तो क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर होगा पहला, कृषकः जन्म प्रति अतिथ भावनया किंचित अपि याचितुम न इच्छत। किसान ने पैसेज में ही कहा था कि मैं, आप हमारे अतिथ हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों, विश्वासम न कृत्वा अपि कृषकः प्रतिवादम न अकरोत कस्मात् कारणात्, विश्वास न करते हुए भी जब उस व्यक्ति ने कहा मैं वाराणसी का राजा हूँ,
तो विश्वास नहीं किया, फिर भी किसान ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? पहला है संकोचात, दूसरा है भयात, तीसरा है आत्मनो लघुत्व भावात और चौथा है शिष्टाचार वशात। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। 4 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर, शिष्टाचार वशात। शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या था कि वह व्यक्ति उसको अतिथि के रूप में मिला था, इसलिए अतिथि से कुछ नहीं मांगते। 5वां प्रश्न है बच्चों आपका, असनम इत अर्थे गद्यांश से कह शब्दा प्रयुक्ता। असनम इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त है, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो बच्चों यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको अनुच्छेद में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वप्रथम तो आप असनम का अर्थ जानिए कि इसका अर्थ क्या है। क्या अर्थ है बताइए? तो असनम का अर्थ होता है भोजन। तो इसमें कौन सा विकल्प है? वचनम, भोजनम, सस्यम, स्मरणम। तो आपको बच्चे क्या करते हैं, शब्द देखेंगे और उनसे प्रश्न कहा जाएगा कि इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुच्छेद में प्रयुक्त है, तो बिना शब्द का अर्थ जाने वो अनुच्छेद में ढूंढने लगेंगे कौन सा आया है, कौन सा आया है। तो यह पद तो अनुच्छेद में मिलेगा ही नहीं, इसका पर्याय पद। तो पहले इसका अर्थ जानिए और पर्याय पद के लिए आपको विकल्प से ही मिल जाएगा, आपको अनुच्छेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजनम, क्योंकि अस धातु खाने के अर्थ में होती है और भुज धातु भी खाने के अर्थ में होती है, तो दोनों का अर्थ है भोजन। 6ठा प्रश्न है आपका, छित इत अस अर्थे गद्यांश से कह शब्द प्रयुक्त। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आ गया कि छित इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। पहला है सेवा, दूसरा है धृष्टता, तीसरा है भूमि, चौथा है व्यवस्था। फटाफट बताइए कौन सा है। अरे इतनी देर लगाएंगे तो भैया संस्कृत में कैसे 30 में 30 ले आएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि ही। तो आपको पैसे में जाने की आवश्यकता नहीं है। छित माने क्या होता है? भूमि। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, छित जल पावक गगन समीरः पंच तत्व से बनी शरीरः, तो वहां भी छित आया। छित माने पृथ्वी होता है, भूमि। चलिए बहुत सही। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, स्मृतवान इतस्मिन् पदे कह प्रत्यय विद्यते। स्मृतवान इस पद में कौन सी प्रत्यय है? अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पैसेज आप काहे पढ़ा रहे हो, सीधा सीधा हमको पैडागॉजी पढ़ाइए। अरे भैया बिना पैसेज पढ़े आप ये व्याकरण वाले प्रश्न कैसे करोगे? व्याकरण वाले प्रश्न के लिए आपको पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। मानते हैं कि 1-2 नंबर का ही व्याकरण आता है, लेकिन 1-2 नंबर तो आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बताइए स्मृतवान में कौन सा प्रत्यय है? पहला है वतुप, दूसरा है मतुप, तीसरा है कतवतु, चौथा है सानच। कौन सा प्रत्यय है? बहुत बच्चे कहेंगे सर जी वतुप प्रत्यय है क्योंकि वान है। कुछ लोग कहेंगे मतुप है, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें है कतवतु। कौन सी प्रत्यय है? कतवतु। कतवतु क्यों है बच्चों? ध्यान दो, वतुप कोई प्रत्यय होता ही नहीं है। बिल्कुल ध्यान में बैठा लो इस बात को, नहीं तो आप 1-2 नंबर आपके कम हो जाएंगे। वतुप कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, मतुप प्रत्यय होता है, लेकिन यह शब्द से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? शब्द से, यानी ये तद्धित प्रत्यय है। और कत्वतु प्रत्यय ये कृदंत प्रत्यय है, धातु से जुड़ता है। तो यहाँ पे स्मृतवान ये स्मृत धातु है याद करने के अर्थ में, और कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। और सानच प्रत्यय का आन और मान जुड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें। कंप्यूटर मास्टर बच्चों को कुछ और उदाहरण दिखाइए। हाँ देखो बच्चों, ये और उदाहरण आगे बताइए। रूपवान, गतवान, बुद्धिमान, बलवान, इसमें कौन सा भिन्न पद है? जल्दी बताइए। कुछ बच्चे कहेंगे बुद्धिमान, क्योंकि और सब में वान वान है और बुद्धिमान भिन्न है। तो जिन्होंने बुद्धिमान माना उनका गलत हो गया। इसमें भिन्न पद है गतवान, क्योंकि रूपवान, बुद्धिमान, बलवान इन सभी में मतुप प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। लेकिन गतवान में कत्वतु प्रत्यय है। तो ये मतुप प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, इसका बिल्कुल मूल मंत्र यही है कि मतुप प्रत्यय शब्द से जुड़ता है, कत्वतु प्रत्यय धातु से जुड़ता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप व्याकरण के 1 नंबर वाला प्रश्न 100% सही करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए 360 प्रश्नों वाली श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है शक्नुयाम इतस्मिन् पदे को लकारः प्रयुक्तः। शक्नुयाम इस पद में कौन सा लकार है? लंग लकार, लोट लकार, बिधलिंग लकार, लट लकार।
तो कौन सा लकार है? तो शकनुयाम में विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार कैसे है? सर जी हमने तो पढ़ा था विधिलिंग लकार में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत चलता है। इसमें तो शकनुयाम है। तो भैया संस्कृत में 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 10 गण। जो आपका स्वादुगण है, कौन सा गण है? स्वादुगण। उसकी पहले धातु है सु, सुनोते, सुनतः, सुनवंत रूप चलता है। उसी गण की यह धातु है शक धातु। कौन सी धातु? शक। शक मतलब होता है शकना। इसका रूप चलता है शकनोत, शकनुतः, शकनुवंती। और विधिलिंग लकार में रूप चलता है, कंप्यूटर मास्टर फटाफट दिखाइए। हाँ ये देखिए आ गया, शकुनुयात, शकुनुयाताम, शकुनुयुः, शकुनुया, शकुनुयातम, शकुनुयात, शकुनुयाम, शकुनुयाव, शकुनुयाम। तो कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए जिसमें यह संक्षिप्त रूप मिल जाए, यात, याताम, युः, या, यातम, यात, याम, याव, याम, तो इसमें आप जान जाइएगा इसमें विधिलिंग लकार है। समझ गए ना? क्योंकि जो आपने पठ धातु याद की है वहां पर चलता है पठेत, पठेताम, पठेयु, लेकिन यहाँ पर चलता है यात, याताम, यु। इसका भी आप ध्यान रखें। समझ गए? बहुत अच्छे। इसके बाद आपका दूसरा पैसेज आता है गद्य का या पद्य का। यहाँ पे पद्य दिया गया है, अधो लिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मको उत्तरेभ्यः उपयुक्तमम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए श्लोकों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। हालांकि बच्चों आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप जो है एक एक श्लोक की व्याख्या करें, फिर भी आप एक बार सरसरी निगार से फटाफट एक श्लोकों को पढ़ लीजिए, उसका थोड़ा सा भाव समझ लीजिए, फिर आप प्रश्नों पे आ जाइए। लेकिन यहाँ पर हम सभी श्लोकों की व्याख्या करके आपको बताएंगे, जिससे मान लो आगे आपके पेपर में ये श्लोक आ जाए तो आप इसको फटाफट कर लें। तो पहला श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणैः किम प्रयोजनम। तो कह रहे हैं हाथ का भूषण है दान। भूषण मतलब क्या होता है बच्चों? अलंकरण अर्थात आभूषण। और कंठ का आभूषण है सत्य, कान का आभूषण है शास्त्र। स्रोत माने क्या होता है? कान। भूषणैः किम प्रयोजनम, भूषणैः जो कृत्रिम अलंकरण है उनका क्या प्रयोजन। दूसरा श्लोक है, उद्यमेन सिद्ध्यंत कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्त मुखी मृगाः। तो यह श्लोक बच्चों आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि मेहनत से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ना मनोरथ ही। केवल मनोरथ से अर्थात केवल सोचने से ही हमारे काम सिद्ध नहीं होते। आप चिंतन करते रहे हम सीटेट पास हो जाए, सीटेट पास हो जाए, कैसे पास होगे? उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं। मृग को पकड़ने के लिए शेर को उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। तो उसी तरह आपको भी सीटेट पास करने के लिए उसके पीछे लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा श्लोक है, बाड़ी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिसकी बाड़ी रसवती है अर्थात रस से भरी हुई है, मीठी बाड़ी है, यस्य श्रमवती क्रिया और जिसकी क्रिया श्रमवती अर्थात मेहनत युक्त है, लक्ष्मी दानवती यस्य, यस्य जिसकी, जिसकी लक्ष्मी दान वाली है, जो अपनी लक्ष्मी अर्थात धन का दान करता है, तस्य जीवितम सफलम, जीवितम जीवनम, उसका जीवन सफल है। चौथा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये श्लोक भी आपने खूब पढ़ा है कि जो अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु मतलब होता है उम्र, विद्या आप जानते हैं, यश माने होता है प्रसिद्धि और बल आप जानते हैं। 5वां श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। यहाँ पे हालांकि पश्यत लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे पंडिता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है परदारेषु, दारा मतलब होता है स्त्री, तो जो पराई स्त्री को माता के समान, परद्रव्येषु और दूसरे को धन को लोष्ठवत धूल के समान समझता है, और आत्मवत सर्वभूतेषु, भूत मतलब होता है प्राणी। यहाँ भूत जो है डरने वाला भूत नहीं है, भूत का अर्थ होता है बच्चों प्राणी। तो जो सभी प्राणियों में अपने को देखता है अर्थात सभी प्राणियों को अपने अनुसार समझता है, सह पंडितः वह विद्वान होता है। 6वां श्लोक है आपका, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि।
इसका अर्थ है ऊँटों के विवाह में गर्दभ अर्थात गध है गीत गाते हैं, परस्परम प्रशंसति एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अहो रूपम क्या रूप है और क्या ध्वनि है। अब आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रथमे श्लोके भूषणैः किम प्रयोजनम इत वाक्यांशे भूषण शब्दस्य कः अभिप्रायः। इस श्लोक में भूषण शब्द का क्या अभिप्राय है। पहला है कृत्रिम अलंकारः, दूसरा है गुणः, तीसरा है व्यवहारः, चौथा है प्रदर्शनम। तो फटाफट आप जान गए क्या है। पहला उत्तर होगा कृत्रिमः अलंकारः, कृत्रिम अलंकार। अगला प्रश्न है कार्याणि केन न सिद्ध्यन्ति। कार्याणि अर्थात काम किसके द्वारा सिद्ध नहीं होते हैं। आलस्येन प्रसरेण उद्यमेन मनोरथैः। तो जो बच्चे ज्यादा जल्दबाजी करेंगे वो कहेंगे उद्यमेन, क्योंकि श्लोक में आया हुआ है ना उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ना लिखा हुआ है, तो आप पेपर में प्रश्न में ना का बहुत ध्यान देना, कहीं ना तो नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है किसके द्वारा कार्य नहीं सिद्ध होता। अरे भैया उद्यम से तो कार्य सिद्ध हो जाता है, सिद्ध नहीं होता तो किससे, मनोरथैः। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा चौथा मनोरथैः। आ गया समझ में, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है मात्रवत परदारेषु इत अत्र को अलंकारः। कौन सा अलंकार है। पहला है रूपकम, दूसरा है अनुप्रासः, तीसरा है उपमा, चौथा है श्लेषः। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं कि जहां भी आपको वत मिल जाए, वत क्या है, सादृश्य वाचक पद है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की समानता शब्दों के द्वारा बताई जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। और जहां भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पे रूपक होता है। और जहां एक वर्ण कई बार आता है वहां पे अनुप्रास होता है। और जहां एक पद के कई अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो आप सभी अलंकारों का सामान्य लक्षण, विशेष तो यहाँ पूछा नहीं जाता, कभी कभी पूछा जाता है, तो आप सामान्य लक्षण मन में बैठा के रखें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है पश्यति इतस्मिन् क्रियापदे को धातु। पश्यति इस क्रियापद में धातु कौन सी है। तो कौन सी धातु है, पश्य, पश्य, दृश्य, दृश्य। तो कौन सी धातु है, दृश्य धातु है। बहुत सही, जिन्होंने 3 नंबर मारा उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत बच्चे कहेंगे पश्य। अब जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती वो पश्यति में कहेंगे पश्य धातु है, लेकिन पश्य धातु नहीं है, इसकी मूल धातु है दृश्य। 4 लकारों में लट लोट लंग विधिलिंग, 4 लकारों में दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। मूल धातु है दृश्य, और दृश्य में भी ये तालब सा वाला उदाहरण सही है। कंप्यूटर मास्टर इस तरह की धातुओं के और उदाहरण दिखाइए। हाँ देखो बच्चों ये आ गया गच्छति, इसमें मूल धातु है गम। पीबती इसमें मूल धातु है पा, बिल्कुल ध्यान रखें मूल धातु है पा। जब पेपर में पूछे कि पीबती में धातु कौन सी है तो पा धातु है। जानाति, जानाति का क्या अर्थ होता है, जानता है, लेकिन मूल धातु है ज्ञा। नृत्यति इसमें मूल धातु है नृत, नृत्य नहीं है। विकल्प में ध्यान से देख करके मानना, इसीलिए हमने आपको ये एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं। जैसे कोरोना टाइम में सबको बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है ना, वैसे ये एक्स्ट्रा डोज है कि आप बिल्कुल भी गलत ना करें। जिघ्रति इसमें मूल धातु है घ्रा, लेकिन रूप चलता है जिघ्रति, जिघ्रता, जिघ्रंति। विभेति, विभेद का अर्थ होता है डरता है, इसकी मूल धातु है भी। तो इस तरह की और भी धातुएं हैं जिनका आप ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है एधन्ते इत्यस्य अर्थे दत्त पदेषु कः शब्दः प्रयुक्तः। एधन्ते इस अर्थ में दिए गए श्लोकों में कौन सा पद प्रयुक्त है। तो एधन्ते का अर्थ होता है बढ़ता है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है, सिद्धयन्ति, परविशन्ति, वर्धन्ते, परशंसन्ति। तो कौन सा विकल्प सही है, वर्धन्ते। 15वां प्रश्न है उद्यमेन एव इतस्मिन् पदे कः संधिः। इस पद में कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है बच्चों, तो सर्वप्रथम संधि जानने के लिए हमें उसका विच्छेद जानना पड़ेगा। तो इसका विच्छेद है उद्यमेन प्लस एव। क्या विच्छेद है, उद्यमेन प्लस एव। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सी संधि है, यड़ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। कौन संधि है, वृद्ध संधि है। तो बच्चों इतना अनुच्छेद वाले 15 प्रश्न हो गए। अब आपके पैडागोजी वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पैडागोजी का, भाषायाः संदर्भे कथमं कथनम सत्यम अस्ति। भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है
एषा व्यवस्थानां व्यवस्था अस्ति। दूसरा है एषा व्यवस्थिता अस्ति। तीसरा है एषा नियमानां अपवादानां च नियमो अस्ति। चौथा है एषा विचाराणां विचारो अस्ति। तो कौन सा कथन शब्द है भाषा के संदर्भ में? तो इसका सही है पहला, एषा व्यवस्था नाम व्यवस्था अस्ति। ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। कौन? भाषा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 3 नंबर क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए 3 नंबर में लिखा है ऐसा नियमानाम अपवादानाम च नियमो अस्ति। ये नियमों और अपवादों का नियम है, तो यह व्याकरण है, भाषा नहीं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मातृभाषा आधारितस्य बहुभाषात्वस्य अर्थो अस्ति। मातृभाषा आधारित बहुभाषात्व का क्या अर्थ है? तो बच्चों ये बहुभाषात्व का प्रश्न लगभग हर पेपर में आता है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लो। पहला विकल्प है छात्राः विद्यालयीयां शिक्षां मातृभाषायां प्रारम्भते यथा यथा ते प्रगतिं कुर्वन्ति अन्याः भाषा अधिगृह्णन्ति। दूसरा विकल्प है छात्राणां सर्वाः मातृभाषाः सर्वैः छात्रैः शिक्ष्यन्ते। छात्रों की सभी मातृभाषा सभी छात्रों के द्वारा सीखनी चाहिए। राजभाषा या हिंदी अस्ति सर्वे शिक्ष्यन्ते। राजभाषा जो हिंदी है वह सबको पढ़नी चाहिए। सर्वैः छात्रैः हिंदी आंग्ल गृह भाषा शिक्षितव्यः सन्ति। सभी छात्रों को हिंदी अंग्रेजी और गृह भाषा पढ़ानी चाहिए। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान से रखें। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि विद्यालय शिक्षा में शिक्षा का प्रारंभ मातृभाषा से होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे बालक बड़ा होगा वह अन्य भाषा को सीखेगा। तो मातृभाषा और बहुभाषात्व के उदाहरण में इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मातृभाषा कभी दूसरी भाषा को सीखने में बाधक नहीं होती है, बल्कि उसका अनुपूरक संपूरक होती है। अगला प्रश्न है आपका यदा बालकाः विद्यालयीयां शिक्षां प्रारम्भते तदा तान् भाषा अध्यापयितुं कः आदर्श विधि। जब बालक विद्यालय शिक्षा में प्रारंभ करता है तब उनको भाषा सिखाने के लिए कौन सी आदर्श विधि है? पहला है अक्षरमालायाः अक्षरान् लेखयितुं शिक्षणम्। दूसरा है कविता गानस्य गीत गानस्य च अभ्यासः कथा श्रवणं च। तीसरा है सोदाहरणं व्याकरणस्य अध्यापनम् तत्पश्चात् अक्षर लेखनस्य अध्यापनम्। चौथा है शब्दानां वाक्यानां च वर्तनी लेखनस्य अध्यापनम्। तो कौन सा उत्तर है? फटाफट बताओ बच्चों। तो इसका उत्तर है 2 नंबर, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को कविता गायन, गीत गायन और कथा सुनाई जाती है। आपने देखा होगा बच्चों, जब बच्चा नर्सरी में पढ़ने जाता है तो उसको आ से आ लिखना नहीं सिखाया जाता है, उसको कुछ गीत याद कराए जाते हैं, अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इत्यादि इत्यादि। तो प्रारंभ काल में बच्चे कविता गायन से, गीत गायन से अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं भाषा सीखने के लिए। अगला प्रश्न है 19 नंबर एकः शिक्षकः अशुद्ध हस्तलेखन पद्धतेः कारणानाम् अन्वेषणार्थं स्वछात्रेभ्यः परीक्षायाः आयोजनं करोति। एक शिक्षक अशुद्ध हस्तलेखन पद्धति के कारणों की खोज के लिए अपने छात्रों की परीक्षा का आयोजन करता है। तो यह कौन सी परीक्षा है? कौशल परीक्षा, उपलब्ध परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा। तो कौन सी परीक्षा है बताइए? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर निदानात्मक परीक्षा। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल ध्यान रखो, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, इसका प्रश्न हर पेपर में आता है। निदान मतलब होता है कारण की खोज। निदान माने क्या होता है? कारण की खोज। वैसे निदान का जो समाज में अर्थ प्रचलित है, लोग कहते हैं छुटकारा पाना, लेकिन यहाँ निदान का यहाँ पे विशेष अर्थ है। निदान माने होता है कारण की खोज। तो पहले निदान किया जाता है, फिर उसका उपचार करते हैं। तो निदान यहाँ पे देखिए बच्चों के अशुद्ध लेखन के कारण की खोज की जा रही है। तो जहां भी ये पद मिल जाए कारणानाम अन्वेषणार्थम, तो जिस अन्वेषण के लिए कौन सी परीक्षा होती है तो वह होती है निदानात्मक परीक्षा। तो हमें आशा है आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। 20वां प्रश्न है आपका भाषा अधिगम पक्षे भाषायाः प्रयोगो महत्वपूर्णो अस्ति सिद्धांतो अयम भाषा शिक्षण अधिगमस्य केन विधिना संबद्धो अस्ति। भाषा अधिगम पक्ष में भाषा प्रयोग महत्वपूर्ण है, यह सिद्धांत भाषा शिक्षण अधिगम के किस विधि से संबद्ध है?
पहला है व्याकरण अनुवाद विधना, दूसरा है प्रत्यक्ष विधना, तीसरा है संवाद विधना, चौथा है संपूर्ण भौतिक प्रतिक्रिया विधना। तो कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? इसका उत्तर है संवाद विधना। क्यों? क्योंकि देखिए प्रश्न में लिखा गया है कि भाषा अधिगम पक्ष में भाषा प्रयोग महत्वपूर्ण है, तो भाषा प्रयोग संवाद विधि में, क्योंकि संवाद तभी हो सकता है जब आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सामग्री नाम मन्यते। भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी सामग्री नहीं मानी जाती? पाठ्यपुस्तकम, समाचार पत्रम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अध्यापकस्य भाषा। कौन सा उसका उत्तर हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इसका उत्तर है चौथा, अध्यापकस्य भाषा। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रश्न में ना आया हुआ है सामग्री ना मान्यते। सामग्री मतलब सहायक सामग्री, तो पुस्तक भी सहायक सामग्री है, समाचार पत्र भी सहायक सामग्री है, सॉफ्टवेयर भी सहायक सामग्री है, लेकिन अध्यापक की भाषा ये सहायक सामग्री नहीं है, ये तो उसकी मूलभूत क्षमता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखितेषु किम सत्यम। निम्नलिखित कथनों में क्या सत्य है? द्वितीया भाषा शिक्षणे प्रथम भाषा सदैव बाधा भवति। प्रथम भाषा शिक्षणे द्वितीय भाषा सदैव बाधा भवति। द्वितीय भाषाया शिक्षणे पूर्ण रूपेण तद भाषायाम एव भवितव्यम। और चौथा है, एका भाषा द्वितीय भाषा या शिक्षणे परस्परम संपूरकः अनुपूरकः च भवति। तो कौन सा विकल्प सही है? तो बच्चों ऐसा प्रश्न आए तो बिल्कुल ध्यान देना जिसमें भी बाधा बाधा आ जाए। ये बाधा बाधा नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये उत्तर बिल्कुल नहीं होंगे। और क्या कह रहे हैं? तीसरा है, दूसरी भाषा शिक्षण पूर्ण रूप से उसी भाषा में होना चाहिए, तो ये भी गलत है। आपका सही उत्तर है कि एक भाषा दूसरी भाषा का संपूरक है, अनुपूरक है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना ऐसे प्रश्न में कि मातृभाषा कभी भी दूसरी भाषा के शिक्षण में बाधक नहीं होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, काचित अध्यापिका स्वछात्रान। कोई अध्यापिका अपने छात्रों को युगमेश कार्यम कर्तुम आदिशति। ग्रुप में काम करने का आदेश देती है। सा वह अध्यापिका तान विचार विनिमयम कर्तुम रूपरेखाम निर्मातुम। वह उनको अपना विचार का विनिमय अर्थात आदान प्रदान करने के लिए, रूपरेखा निर्माण करने के लिए, विचारान एकस्मिन अनुच्छेदे अन्वेष्टुम, और विचारों को एक अनुच्छेद में स्थापित करने के लिए, तद अनुसंशोधयितुम, फिर उसको संशोधित करने के लिए, तद अनु सम्यक अनुच्छेदम निर्मातुम कथयति, फिर एक अच्छा अनुच्छेद अर्थात पैसेज बनाने के लिए कहती है। लेखन शिक्षणस्य अयम कः पक्षः कथ्यते। लेखन शिक्षण का यह कौन सा पक्ष कहा जाता है? पहला है लेखनस्यो उत्पादक पक्षः, दूसरा है लेखनस्य प्रक्रिया पक्षः, तीसरा है संवादात्मक पक्षः, और चौथा है अभ्यास लेखनम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों लेखनस्य प्रक्रिया पक्षः। तीसरा चौथा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें लेखन की कोई बात नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखनस्य प्रक्रिया पक्षः। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शिक्षणस्य प्रारंभिक अवस्थायां कविता पाठ गायनम च शिक्षणे सहायताम कुरुत। शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था में कविता पाठ और गायन शिक्षण में सहायता करते हैं। क्यों? इसके लिए सही विकल्प बताइए। संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावात्मक भाषा विकासे, शारीरिक विकासे, गत्यात्मक योग्यता विकासे, छात्राणाम कवितानां गीतानां च कंठस्थीकरणे, गायने शारीरिक क्रियाशीलतायां स्वतः मनोवैज्ञानिक योग्यतासु। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों? इसका विकल्प सही होगा पहला। संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और भावनात्मक विकास होता है। किससे? प्रारंभिक अवस्था में कविता पाठ और गायन से। ये जो कंठस्थीकरण आया है यह निगेटिव वर्ड है। जहां भी कंठस्थीकरण बच्चों को रटने पर जोर दिया जाए तो वह विकल्प बिल्कुल सही नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, लघु कथाम पठन अनंतरम छात्रान अध्यापकः इमं प्रश्नं पृच्छति। लघु कथा को पढ़ाने के बाद अध्यापक छात्रों से यह प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? या लघु कथा युष्माभिः पठितः। जो छोटी कथा आप सबके द्वारा पढ़ी गई, ताम आश्रित यूयम आत्मानं मुख्य पात्रम रावी इत मंदभ्यम। उस कथा को आधार बना करके आप अपने आप को कथा का मुख्य पात्र रावी ऐसा मानिए
और स्व अनुभवान वर्णयितुम, और अपने अनुभव को वर्णित करते हुए आत्मनः मित्रम एकम पत्रम लिखत, अपना अनुभव एक पत्र के माध्यम से अपने मित्र को लिखिए। ऐसा प्रश्न कस्मिन् प्रकारे मन्यते, ऐसा प्रश्न किस प्रकार में माना जाता है। ये प्रश्न का कौन सा प्रकार है? अनुमानात्मकः, सूचनात्मक प्रश्नः, बहिर्वेशनात्मक प्रश्नः, लेखन प्रश्नः। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, बहिर्वेशनात्मक प्रश्नः, क्योंकि यहाँ अपना अनुभव दूसरे को प्रेषित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, संशोधनात्मकस्य अध्यापनस्य प्रयोजनम अस्ति। रिमेडिकल क्लास, जिसको संशोधनात्मक अध्ययन कहते हैं, उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? पहला है छात्रस्य अधिगमे संशोधनम, दूसरा है छात्रस्य अधिगमे अध्यापकस्य च अधिगमे संशोधनम, तीसरा है परीक्षायाम छात्रस्य निष्पादने संशोधनम, और चौथा है कक्षा निष्पादने संशोधनम। तो बच्चों रिमेडिकल क्लास चलती है, उसमें बच्चों के अधिगम में भी संशोधन होता है और शिक्षक के अधिगम में भी संशोधन होता है। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा 2 नंबर का, छात्रस्य अधिगमे अध्यापकस्य अधिगमे संशोधनम। और ये जो रिमेडिकल क्लास चलती हैं, ये गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में दिल्ली में तो प्रायः चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारणेन सह समुचित क्रमेण उच्चारितैः समुचित शब्दैः भाषणम कथ्यते। शुद्ध उच्चारण के साथ समुचित क्रम से उच्चारित समुचित शब्दों के द्वारा भाषण को कहते हैं। यानी ऐसा भाषण जिसमें शुद्ध उच्चारण का भी प्रयोग हो रहा है और शब्द समुचित क्रम से बोले जा रहे हैं, तो ऐसे भाषण को क्या कहेंगे? भाषणस्य प्रक्रिया, भाषणे व्याकरणस्य प्रयोगा, भाषावबोधा, भाषायाम चिंतनम। तो क्या सही हो जाएगा? भाषणस्य प्रक्रिया। यह जो बात है यह भाषण प्रक्रिया है। इसके बाद अगला है, नवीन शब्दानाम शिक्षणे अध्यापकेन एतत् कर्तव्यम। नवीन शब्दों के शिक्षण में अध्यापक के द्वारा यह करना चाहिए। यानी जब हम बच्चों को नया शब्द सिखा रहे हैं तो क्या करेंगे? प्रथम है, प्रथमम सरल भाषायाम शब्दार्थ लिखतव्यः। पहले हमें सरल भाषा में उसका अर्थ लिखना चाहिए। दूसरा है, शब्दानाम अन्यैः शब्दैः सह प्रयोगः कर्तव्यः। शब्द का अन्य शब्दों के साथ प्रयोग करना चाहिए। संदर्भानुसारम यथा संभवम अधिकान शब्दान प्रयोक्तुम छात्राः सक्षमः कर्तव्यः। संदर्भ के अनुसार यथा संभव अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करने में छात्रों को समर्थ बनाना चाहिए। चौथा है, छात्राः शब्दान कंठस्थान कर्तुम आवश्यकतानुसारम च प्रयोक्तुम प्रेरितव्यः। छात्रों को शब्द को रटने के लिए जोर देना चाहिए। तो जहां भी कंठस्थीकरण हो जाए वो तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, कि संदर्भ के अनुसार बच्चों को वह शब्द अधिक से अधिक प्रयोग करने में समर्थ बनाएं। आपका अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजनम, प्रसन्नता च, कवितायाम व्याकरण पक्षस्य बोधा, शब्दावली अधिगमा, कवेर विषयम ज्ञानम। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, मनोरंजनम प्रसन्नता। काव्य शिक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है रसानुभूति, आनंदानुभूति। जिसमें नंबर 1 विकल्प सही हो जाएगा, मनोरंजन और प्रसन्नता। हालांकि बच्चों इसके बाद हम आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें गद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण, नाट्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, सभी शिक्षण का क्या क्या उद्देश्य है वो हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, विस्तृत अध्ययनस्य उद्देश्यम अस्ति। विस्तृत अध्ययन का उद्देश्य है मनोरंजनाय अध्ययनम, मनोरंजन के लिए पढ़ना, परीक्षा यही अध्ययनम, सूचनार्थम अध्ययनम, लेखक विषय ज्ञानार्थम अध्ययनम। विस्तृत अध्ययन का क्या उद्देश्य है? जल्दी बताइए। बहुत सही, इसका प्रथम विकल्प सही है, मनोरंजन के लिए पढ़ना। क्योंकि परीक्षा के लिए हम विस्तृत अध्ययन नहीं करते हैं, परीक्षा के लिए हम जितना सिलेबस में रहता है उसी को जल्दी से तैयार करते हैं। विस्तृत अध्ययन केवल मनोरंजन के लिए होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में फिर हम लोग 31 प्रश्न से पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।